सभी को नमस्कार और आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं एसएससी सीजीएल प्री की परीक्षाएं 9 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स महीनों से तैयारी कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स जो है सालों से इसमें जुटे हुए थे, अब आपकी कैसी तैयारी है इसको परखने की आखिरकार घड़ी आ गई है। यहाँ पे हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो या फिर आप उस लेवल तक तैयारी ना भी कर पाए हो जो कि आपने खुद से सोचा था। ठीक है, अब ये सब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि जो आखिरी का 1 घंटा है आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं यही डिसाइड करेगा कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं मालूम, मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। मैं एसएससी सीजीएल 2022 एंड 23 में फाइनली सेलेक्टेड हूं। इसके अलावा मैंने एसएससी के 5 एग्जाम्स में बैक टू बैक 50 में 50 स्कोर किया है, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, फेज सभी परीक्षाएं शामिल है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आपके बस 10 से 15 मिनट लूंगा और 3 पॉइंट्स पर हम लोग मेजर बात करेंगे। मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान सीखे, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं उसमें ये चीजें मैंने अप्लाई करी, ये मैं आपके संग शेयर करूंगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स पर जिस पर मैं मेजर चर्चा करूंगा वो है कि मैंने क्या जो ऑर्डर है वो फॉलो किया था, चारों सेक्शंस को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया था एग्जाम में। ठीक है, फिर फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट एंड लास्ट, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। फिर फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, कितने लोग इसको अप्लाई कर पाते हैं, कितने लोग नहीं कर पाते, इसकी क्या अहमियत है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, और आखिरी में टाइम मैनेजमेंट, उस 1 घंटे को किस तरीके से मैनेज किया जाए और आप लोग पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, जिनका भी 9 तारीख से एग्जाम है उनको तो एनालिसिस भी नहीं मिलेगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं, है ना। इन सब पॉइंट्स पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि अगर कोई पॉइंट आपके लिए ज्यादा स्पेसिफिक है तो आप उस पर डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, है ना। देखो, अगर मैं अपनी यहां पर बात करूं, जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं, मैंने अपना जो ऑर्डर है पेपर अटेम्प्ट करने का वो फिक्स रखा है और मुझे इससे देखो सफलता मिली है। ठीक है, अब मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आखिरी मौके पर अपना जो है ऑर्डर चेंज कर दो, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहां पर मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। देखो, मैथ्स से हमेशा मैंने शुरुआत करी है, क्योंकि ये मैथ्स मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं रीजनिंग पे, फिर बाकी बारी आती है इंग्लिश की, और आखिरी में जीके जीएस, क्योंकि हर सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, हर क्वेश्चन के आपके -0.5 नंबर जो है काटे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मैथ्स में सारे कर दे रहे हो, जीके जीएस में आपने नहीं किया तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दो नंबर आपको यहां पर भी मिलेगा और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर भी होएगा। ठीक है, मैथ्स या फिर रीजनिंग, इसी से आप लोग को जो है पेपर की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होते हैं। अगर मान लो आप लोग इंग्लिश और जीके जीएस से शुरू करते हो तो ये काफी ज्यादा आप लोग को फंसा सकता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है डर फंसने का, कि इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बार बार आप लोग को कंफ्यूज करेंगे। आपने पैरा जंबल का कोई स्टेटमेंट पढ़ा, आपको लग रहा था नहीं यार PQRS नहीं सही होगा, हमारा PRQS सही होगा, बार बार उसको पढ़ेंगे तो वो रेपिटेटिव आप लोगों का जो नेचर होता है ये आप लोग को ज्यादा समय यहां पर यूटिलाइज करवाएगा, जो कि नुकसान करेगा आपको ओवरऑल 1 घंटे में, है ना। इसी तरीके से जीके जीएस में भी फैक्चुअल आपके सवाल जैसे मान लीजिए आ गए, उसमें भी सोचने में कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि नहीं यार इस बुक का ऑथर कौन था, बाबरनामा किसने लिखी। ठीक है, जो फैक्चुअल होते हैं अगर आप एक बार में जो आप लोग यहां पर रिमाइंड अपने आप को करा पा रहे हो, मोस्टली जो होता है वही सही होता है। इस वजह से हमेशा मैं इंग्लिश और जीके जीएस को आपको एडवाइस करूंगा कि इसको बाद में अटेम्प्ट किया जाए, एंड जो हमारे मेजर कैलकुलेटिव वाले सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग, इससे हम लोग शुरुआत करें। ठीक है, अब इसमें किस हिसाब से आप लोगों को समय बांटना है, देखो कुछ लोग रीजनिंग को पहले करते हैं उसके बाद मैथ्स में करते हैं, तो इनको स्वैप किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप जीके जीएस और इंग्लिश को भी अगर स्वैप करना चाहते हो तो ये भी सही है, लेकिन कोई ये नहीं करेगा कि यार शुरुआत ही जीके से कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश से शुरुआत कर रहे हैं, आखिरी में मैथ्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो मैंने देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो पूरा नहीं हो पाता, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, 100 क्वेश्चन तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग में आप लोग फेरबदल कर सकते हो, इंग्लिश जीके जीएस में कर सकते हो, लेकिन नहीं
ऐसा नहीं कि आप लोग ने कैलकुलेटिव वाले को आखिरी के लिए छोड़ दिया। अब इसमें भी हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना होता है। 1 घंटे को किस तरीके से बांटे, देखिए आप अपने हिसाब से देखो टाइम अलॉट कर लीजिए। मैथ्स को जैसे कि आपने सपोज 20 से 22 मिनट जो है अलॉट कर दिए हैं। रीजनिंग को आप लोग ने 18 से 20 मिनट अलॉट कर दिए। इंग्लिश में आप लोगों ने 10 से 12 मिनट दे दिए, क्योंकि इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है तो थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है। ठीक है, इसी हिसाब से जीके जीएस में आप लोगों ने मान के चलिए 6 से 8 मिनट जो है अलॉट कर दिए। अब ये मत सोचिएगा कि सर हमारी तो जीके जीएस और जल्दी हो जाती है, फिर इंग्लिश हम 8 मिनट में कर देते हैं। मैं एक जनरल लेआउट बता रहा हूं कि 1 घंटे आप लोगों का इस हिसाब से जाएगा। एक बार सबके अगर मिनिमम देखा जाए, ठीक है, मान लो मैथ्स 20 मिनट में कर ली, रीजनिंग 18 में, इंग्लिश 10 में और जीके जीएस हमने 6 मिनट में कर ली, तो आपका 38, 48 और 6 ये 54 मिनट आ रहा है। और मैक्सिमम वाला देखा जाए तो यहाँ पे 42 और 12 हमारा हो जाता है 54, 8 हो जाएगा हमारा 62। ठीक है, तो हो सकता है अगर आपको मैथ्स में 12 मिनट लग रहे हैं, रीजनिंग में आप 18 मिनट फिर लोगे। ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में आपको 12 लग गए तो आपको जीके जीएस 6 मिनट में ही करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो 1 घंटे वाला स्लॉट है उसमें कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जनरल आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों को टाइम का अलॉटमेंट करना पड़ता है। अब एक और चीज जो कि बहुत देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, लेकिन हम लोग ये आखिरी मौके पर जाकर भूल जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मुझको भी कभी कभार यार खुद को ये चीज रिमाइंड करानी पड़ती है। ये क्या चीज है कि हमेशा हम लोगों की जो शुरुआत है वो तेज होनी चाहिए। ठीक है, शुरू के 5 मिनट अगर आप लोगों ने स्पीड बना ली तो वही स्पीड जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती जाएगी आगे आने वाले समय में, अगले 10 मिनट में फिर वही स्पीड आगे आपकी जो ट्रांसफर है होती जाएगी। ठीक है, सपोज मैथ्स मैंने शुरू किया, ऐसे ही क्वेश्चन शुरू में पकड़ लिए जो कि यार कठिन है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा मोरल डाउन कर देगा। और ये बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत ही बेसिक सी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसी वजह से अपने नेक्स्ट पॉइंट पे अब मैं आऊंगा कि हम लोग को हमेशा फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग का कंसेप्ट जो है फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मैथ से मान लीजिए शुरू कर रहे हो तो केवल वही आप लोग क्वेश्चन वहां पर चुनोगे जो कि आपको देख के लग रहा है कि हाँ हम ये एक बार में कर सकते हैं। अगर कोई नए तरीके का सवाल आ गया जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है तो वो क्वेश्चन अभी के लिए नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं पहली बार में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड कर सकता है कि यार आपका जो है पेपर पूरा अटेम्प्ट होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग का कंसेप्ट हम लोग जरूर अप्लाई करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहली रीडिंग में आपने वो सारे सवाल देख लिए जो कि हो सकता है आपने पहले से किए हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा के गए थे, या फिर देखते ही आपके दिमाग में सोल्यूशन आ गया कि हाँ ये चीजें मुझे करनी है और ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेटिव नहीं जाएगा, तो हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में मोस्टली आपका फर्स्ट रीडिंग का कंसेप्ट काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा नए तरीके का सवाल आ गया है, या फिर ऐसे प्रश्न है कि हाँ हम लोग इसको कर तो लेंगे यार लेकिन डेटा कैलकुलेटिव लग रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा समय ले जाएगा, आपको अगर ये लग गया, किसी भी क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा अगर आपने ठीक ठाक भी प्रिपरेशन करिए कि हाँ ये जो सवाल है हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत हमसे समय ले लेगा, तो यानी कि वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सेकंड रीडिंग का है, गलती से भी उसको आप लोग को पहली बार में नहीं छूना है। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं एक्सपीरियंस, मैंने 5 बार 50 में 50 अटेम्प्ट किया है। देखो केवल 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है, एक बार जो अभी फेस का था और एक बार CHSL 2022 का, केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने वन गो में पूरे 25 क्वेश्चन कर डाले हो, है ना। और ऐसा सिर्फ नहीं कि मैथ्स में हुआ है, रीजनिंग में भी मेरा 47.5 स्कोर था, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बार में मैंने सारे एक गो में सारे 25 के 25 सही कर डाले, 2 बार मतलब ऐसा हुआ था। और मोस्टली क्या होता है कि फर्स्ट रीडिंग में जैसे 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, 21 क्वेश्चन कर लिए, 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो कि कैलकुलेटिव होते हैं, वो आप लोग का समय जाया करेंगे, एग्जामिनर इसी वजह से पुट करता है। ठीक है, और मैं बताऊं कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए प्री में, वो कि आप लोग का जो क्वालिफिकेशन वाले नंबर है उसके पार आप लोग पहुंच जाओ। ठीक है, आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आपको फुल में फुल स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 150 कट ऑफ गई, आप पे 151 भी है, आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है, रादर देन कि आपने मैथ्स में 50 में 50 कर लिए, रीजनिंग में 50 में 50 कर लिए, आखिरी के 2 सेक्शन आपके छूट गए, 149 पे हम आके रुक गए। ठीक है, तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो यार अपना एक बार सिलेक्शन जो है वो हम लोग सुनिश्चित करा ले। ठीक है, उसके बाद जो है अपने नंबर बनाएंगे, 25 में 25 लाने, आपको 50 में 50 करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग इंपॉर्टेंट होता है। रीजनिंग में भी
आपके कोडिंग डिकोडिंग कभी कभार यार बहुत आ जाती है कि फंसाने वाली आ जाती है ना, तो बच्चे क्या होता है, देख के लगता है कि यार इसको कर तो ले जाएंगे, चलो 1 मिनट और देते हैं, 1 मिनट और देते हैं, कर तो ले जाएंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और एक एक मिनट करके आपका एक एक सवाल में जो है 3-4 मिनट का समय बीत जाता है, और ये ओवरऑल पूरा जो है आप लोग का गड़बड़ा देगा मामला। इस वजह से जो हम लोग ने टाइम अलॉट किए हुए थे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे 20 मिनट वाला मार्क हिट हुआ, जैसे कि बैक वहां पे टाइमर चलता है, 40 मिनट आपके कंप्लीट हुए, ठीक है, 60 - 20 करके मैं बता रहा हूं, तुरंत आपको मैच छोड़ देंगे, चाहे पूरा पेपर हुआ हो आपका या फिर ना हुआ, है ना। उसके बाद जैसे आप लोगों के नेक्स्ट 18 मिनट हो गए, टाइमर चलता रहता है, आप लोगों ने देख लिया कि हाँ यहाँ पे मैंने 60 - 20 कर दिया तो आपका 40 आ गया था, फिर 40 - 18 कर देंगे तो आपका यहां पर आ जाएगा 22। जैसे आपने देखा 22 मिनट बाकी है, ये दोनों सेक्शन आपने छोड़ दिए, तुरंत मूव कर गए इंग्लिश की ओर। जैसे वहां पे आपके मान के चलिए 12 मिनट इसमें लग गए, आखिरी के 10 मिनट रिमेनिंग रह गए थे, आप तुरंत आ गए जीके जीएस पे, ठीक है, आपका ये 6 मिनट में हो गया, बहुत अच्छी बात है। बाकी के रिमेनिंग टाइम में सेकेंड रीडिंग वाले क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये पैटर्न होता है एग्जाम को जो है अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अभी तक समझ में आई, है ना। और ठीक है, और ये चीज देखो मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं कि शुरुआत आपकी कैसी है पेपर में, यही डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। शुरुआत अगर आप अच्छी कर ले गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को आपने पकड़ लिया है जो कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई भी आपका क्वालिफिकेशन नहीं रोक सकता। लेकिन शुरू में ही आपने कठिन कठिन सवाल पकड़ लिया, अपने ईगो पे ले लिया कि हम तो यार देखो तुर्रम खा है, हमने तो 1 साल से प्रिपरेशन करी है पूरी, हम तो कठिन वाले सवाल ही करेंगे, बाकी कोई करे या ना करे। मैं बता रहा हूं चाहे आपकी प्रिपरेशन दूसरे से अच्छी हो, दूसरे से अच्छी रही है, लेकिन अगर आपने स्मार्टली इंटेलिजेंट तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, मैं इस बात की भी गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि आपका हो सकता है क्वालिफाई हो एग्जाम, ठीक है। तो पेपर ये जो 1 घंटा है, कितना स्मार्टली आप लोग अटेम्प्ट करते हो बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे सिर्फ देखो आप लोगों के इंटेलिजेंस का और नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आप लोगों का जो इंटेलिजेंट आईक्यू जो है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उसका भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आते हैं अपने यहां पर लास्ट पॉइंट की ओर, व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है। तो यार देखो अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल जो है काफी ज्यादा जो है स्टूडेंट्स को सरप्राइजेस देने के लिए फेमस रहा है। अगर मैं बात करूं तो 2020 और 2021 में मेरे ख्याल से अब तक के जो टफेस्ट प्री हैं वो आए थे 2020 एंड 2021 की मैं बात करूं तो 22 में जो आप लोगों का सीजीएल हुआ था वो मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था, ठीक है। 2023 में जो आप लोगों का सीजीएल हुआ था, वापिस से मैं कहूंगा कि मॉडरेट देखने को मिला था, एक्सेप्ट सम शिफ्ट, कुछ शिफ्ट जो है वो हार्ड आ गई थी, लेकिन ओवरऑल जो लेवल है वो मॉडरेट ही देखने को मिला था। तो 2024 में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करके जा सकते हो? देखो अब आपका एसएससी फेज और एसएससी सीएचएसएल 24 में ऑलरेडी हो चुका है। अगर फेज वाला पैटर्न एग्जामिनर ने फॉलो कर लिया तो फेज आप लोगों का रिलेटिवली आसान आया था, मैं इसको मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, इजी आया था, ठीक है। जो कि पर्सनली मैं मानूं तो काफी खराब बात थी, है ना। आप ग्रेजुएट लेवल का भी पेपर बना रहे हो तो उसमें ग्रेजुएट लेवल के तो कम से कम सवाल डालो। फिलहाल जो है फेज लेवल का अगर जो है पैटर्न फॉलो हो गया तो आप लोगों का पेपर इजी से मॉडरेट वाली रेंज में रह सकता है। लेकिन जो चीज आपके सीएचएसएल में हुई थी, ठीक है, सीएचएसएल में सभी शिफ्ट की तो नहीं बात कर रहा, लेकिन सम शिफ्ट काफी ज्यादा देखो जो है नई नई वैरायटीज के क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि सक्सेसिव डिवीजन बहुत पहले एसएससी ने पूछा था, दोबारा पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। एडवांस मैथ्स का वेटेज काफी ज्यादा देखने को मिला। तो अगर ये सीएचएसएल 2024 वाला पैटर्न फॉलो हो गया, कोई इसमें जो है नई बात नहीं रहेगी कि अगर बच्चों को मैथ्स का लेवल जो है यहां पर हार्ड मिले। और सिर्फ मैथ्स नहीं, मैं मैथ्स के संग संग रीजनिंग की भी यहां पे बात कर रहा हूं, क्योंकि देखो जीके जीएस में तो इतना वास्ट सिलेबस होता है कि वहां पे एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है कि यहां पर ज्यादातर बच्चे देखो फुल में फुल स्कोर भी करते हैं। इसमें क्या क्या आप लोगों का पेपर
आ सकता है, कौन कौन से पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये प्रिडिक्ट करना डुएबल होता है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछली बार आपको ये किया भी है प्रिडिक्ट, है ना। तो फिलहाल अब मैं यहां पर बोलना क्या चाहूंगा कि चाहे पेपर आपका यार एक्सट्रीमली हार्ड आ जाए या फिर बहुत आसान भी आ जाए, ठीक है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि वो हार्ड रहेगा तो सबके लिए हार्ड रहेगा, यानी कि सबको मुश्किल होगी। अगर आप, हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन बेस्ट माने जाए, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर इजी आ गया है, मान लो इजी आ गया, 25 में 21 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो मैथ्स में, कि हम तो यार बहुत खुश है, ठीक है, हमने तो सबसे ज्यादा किया है। अब अगर इजी आया था तो वो सबके लिए फिर इजी आया होगा, बाकी सब हो सकता है 25 में 25 करके आ रहे हो, ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे आपको मालूम है कि कितना फर्क पड़ता है, 4 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर का आपका फर्क पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि चाहे इजी हो या फिर डिफिकल्ट, वो सभी के लिए सेम रहने वाला है ना। तो वहां पे पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये चीज भी हुई थी, मैं बताऊं 2023 के मेंस में रीजनिंग जो है वो आ गई थी इजी, और मैथ जो है काफी मुश्किल आ गई थी। तो जिन्होंने रीजनिंग से शुरू किया था उनको लगा इजी है, आराम आराम से करते हैं, अपनी एक्यूरेसी हम लोग मेंटेन कर ले जाएंगे, आखिरी में उनका मैथ छूट गया, ठीक है। तो ये जो है मेरे कुछ लास्ट मिनट टिप्स थी आप सभी के लिए, ठीक है, इनको जरूर अप्लाई कीजिएगा। और वापस से ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो शुरुआत है वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम पे। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, एंड आई कैन डेफिनेटली से कि अगर आपकी एवरेज भी तैयारी रही है, ठीक है, या फिर अच्छी तैयारी रही है, आप लोग प्री में सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। अपने आईक्यू के संग संग आप लोगों को जो ईक्यू होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के साथ साथ जो इमोशनल आपका क्वेश्चन होता है उसको भी आप लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। काम डाउन योर नर्व्स, आप लोग ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो रियल लाइफ क्या इन्वायरमेंट होता है एग्जाम का आप लोग जानते हो, टाइमर जब वो चलता रहता है तो क्या प्रेशर होता है यहाँ पे, इससे आप लोग डील कर चुके होंगे, तो उसी चीजों को आप लोग को अप्लाई करना है, एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। यही जो है मैं लास्ट मिनट टिप्स आपको देना चाहूंगा, ठीक है। एंड बाकी हम लोगों की जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है चैनल पे, तो उसको सभी लोग जरूर देखिएगा, ऑथेंटिक क्या क्वेश्चंस आए थे आप लोग को वहां से जो है पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।